लेह से श्रीनगर के रास्ते में जो सबसे इम्पोर्टेंट प्लेस आता है दैट इज़ नोन एज लामा यूरू द मून लैंड। हम अभी लामा यूरू में ही हैं और आज रात हमारा यहाँ पे स्टे का प्लान था। लामा यूरू में बहुत ज़्यादा होटल्स तो नहीं हैं बट 2 स्टार फैसिलिटीज़ के साथ होटल्स अवेलेबल हैं। 1200 रुपीज़ से 3000 रुपीज़ तक के यहाँ पे आपको होटल्स मिल जाएंगे और यहाँ पे जो रूम टैरिफ होता है वो इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट एंड डिनर है, बिकॉज़ यहाँ पे कोई ऐसे बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट्स नहीं हैं। तो जो भी टैरिफ पैकेज होता है दैट विल बी इंक्लूडेड विथ ब्रेकफास्ट एंड डिनर। Lama Yuru is famous for its oldest monastery and moonland landscape। ये वीडियो मैंने अर्ली मॉर्निंग रिकॉर्ड किया था। बिल्कुल सामने अभी दिख नहीं रहा है बट ओल्डेस्ट मोनास्ट्री जो लामा यूरू की है वो है और वो केव्स के अंदर बनी हुई है और उसका कुछ पार्ट केव्स के बाहर भी है। बट बेसिकली जो लामा यूरू फेमस है वो अपनी केव्स के लिए है और आज भी यहाँ पे लोग केव्स के अंदर रहते हैं। जो भी उन्होंने मॉडर्न एमिनिटीज़ अपनी ऐड की हैं घर में वो उन्हीं केव्स के अंदर उन्होंने एक्स्ट्रा कुछ बना के। हमने अपनी इको स्पोर्ट से लखनऊ से ट्रैवल किया एंड परफेक्टली ये कार हर जगह चली। जोजिला को भी इसने बहुत ही आराम से क्रॉस किया, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कहीं स्टक नहीं हुए। Really, Eco Sport is a great car. This is होटल दामी कला जिसमें हमने नाइट स्टे किया। फूड क्वालिटी वॉज ओके। यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंट कुजिन्स आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। एक रिमोट एरिया है बट जो भी उन्होंने खाना हमें दिया वो बहुत अच्छा था। ये वीडियो मैंने अर्ली मॉर्निंग रिकॉर्ड किया था और ये जो घाटी आप देख रहे हैं ये पूरी लामा यूरू की घाटियाँ हैं। इसी के बीच में ओल्डेस्ट मॉनेस्ट्री है। इस प्लेस को मूनलैंड भी बोलते हैं बिकॉज़ हमें यहाँ पता चला कि जब चांद पूरा निकलता है तो ये लैंड जो है ये चांद की तरह चमकने लगती है। यहाँ के ऊपर जो मिट्टी है वो कुछ इस तरह की है कि जब उस पर चांद की रोशनी पड़ती है तो वो भी चांद की तरह चमकने लगती है। ये मिट्टी यहाँ पर इंडस रिवर के साथ बह के आई है और इस जगह के बारे में ये भी कहा जाता है कि जो इंडस रिवर का पानी का लेवल था वो पहले यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऊंचा था और ये पहाड़ियाँ इंडस रिवर के अंदर थीं। बाद में इंडस रिवर का प्रवाह जो है वो बदला और ये जगह पानी के नीचे से बाहर निकल के आई है। इसीलिए यहाँ पे आप देखेंगे कि जो लैंडस्केप हैं वो बहुत ही डिफरेंट हैं, जो अमूमन आपको हिमालयाज़ की रेंज में नहीं मिलते हैं। और एक जो चीज़ है वो ये कि यहाँ पहाड़ों के बीच में केव्स बनी हुई हैं। तो उसके बारे में जब मैंने पता किया तो ये पता चला कि पानी उन केव्स के बीच में से निकल के किसी वक्त में बहता था जब पानी का लेवल इन हिल से भी ऊंचा था, जिसकी वजह से यहाँ पहाड़ों के अंदर केव्स बन गई हैं। जब ये पानी का लेवल नीचे गया तो इन्हीं केव्स में फिर बाद में आके लोग रहने लगे, मोनेस्ट्री बनी और एक पूरी सभ्यता यहाँ पे बस गई। लद्दाख में जितनी भी हिल्स की रेंज है उनकी एक स्पेशलिटी ये भी है कि जैसे जैसे सूरज का रुख बदलता है वैसे वैसे इन हिल्स के कलर भी चेंज होते रहते हैं। रात में कलर्स कुछ अलग तरीके का दिखेगा, दिन में कुछ अलग तरीके का दिखेगा। और जो यहाँ की मिट्टी है, स्पेशली लामा यूरू की जो मिट्टी है वो येलोइश है, चिकनी मिट्टी है। मैक्सिमम जगह पे हमने जो देखी वो चिकनी मिट्टी है
और या फिर हिल्स हैं। हम लोगों ने थोड़ा प्लान किया कि ट्रैक करके नीचे जो सूखी हुई नदी है वहाँ तक जाएं। तो रास्ते में हम लोगों को बच्चे मिले जो स्कूल जा रहे थे। अब यहीं पर आप देखिए, आपको अपने राइट साइड पे जो हिल दिख रहा है उसका कलर अलग है और लेफ़्ट साइड पे जो हिल है उसका कलर डिफरेंट है, और ये पूरे लद्दाख में देखने को मिला है। अभी आगे आपको एक जगह के ऊपर दिखाएंगे जहाँ पे एक ही जगह के ऊपर 5-6 टाइप्स के हिल्स हैं। ये बच्चे स्कूल जा रहे हैं। अब ये वो प्लेस है जहाँ पे जब ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो पानी आ जाता है। अब इन हिल्स को देखिए, ये बिल्कुल मडी हिल्स हैं और ये जो येलोइश आपको मड दिख रही है यही वो मिट्टी है जो चांद की रोशनी पड़ने के बाद चांद की तरह चमकने लगती है। थोड़ा सा वॉक करके ऊपर तक गए, पूरी मिट्टी एकदम चिकनी मिट्टी थी। बहुत ही केयरफुली आपको वॉक करना पड़ेगा, अदरवाइज़ चोट भी लग सकती है। और मैंने ट्रैकिंग स्टिक को इसमें गाड़ के देखा, बहुत ही पोली मिट्टी थी। जिस भी जगह पे आप स्टिक को रखेंगे आपकी स्टिक अंदर चली जाएगी। मैंने पास से जाके देखा, इसके अंदर भी केव्स बनी हुई थी जिसमें जंगली जानवरों के भी रहने के चांसेस हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा ऊपर तक तो मैं नहीं गया। बीच में कुछ जगह पर इसमें ऐसी घाटियाँ बनी थी जैसी हम लोगों ने कभी चंबल की घाटी की मूवीज़ में देखी हैं। ये हम लोग लामा यूरू में है, ये मून लैंड कहलाती है। यहाँ पर हम लोग सब रुके हुए हैं। अब यहाँ पर देखिए, एक ही हिल की रेंज है और डिफरेंट कलर्स हैं। ये चीज़ आपको सिर्फ लद्दाख में देखने को मिलेगी, अदरवाइज़ आप जहाँ भी जाएंगे हिल्स का कलर आपको सिंगल कलर मिलेगा। साहब ने येलो साइड से स्लिप हो रहा उधर। और ये मरहला तय करके वापस आ रहे हैं। बीच में कार्स भी चल रही थी, बहुत ही प्रिकॉशन के साथ आपको सड़क को क्रॉस करना है, क्योंकि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने लेह से श्रीनगर की इतनी अच्छी रोड्स बनाई हैं कि आप बिलीव नहीं करेंगे, ऐसी हिल्स पे रोड मिलना बहुत मुश्किल है। जैसी अच्छी सड़कें लेह से श्रीनगर के बीच में बनाई गई हैं। थोड़ा सा जोजिला पास के ऊपर सड़क ख़राब है, तो वो भी कोई ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ पे पूरे टाइम पे तो स्नो ही रहता है 6 से 7 महीने। और अब जब जोजिला टनल बन जाएगा उसके बाद तो वो थ्रू आउट ईयर आप उसमें जो है कभी भी आ जा सकते हैं। अब ये हम लोग लामा यूरू क्रॉस करके फोटूला पास और नामकला पास से पहले आ गए हैं। और यहाँ पे आप ये माउंटेन की रेंज देखिए, एक ही जगह के ऊपर वाइट कलर, ब्लैक कलर, लाइट ग्रीन, ब्राउनिश, डार्क ब्राउन, डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन, एक ही व्यू में इतने कलर्स के हिल्स। अमेजिंग, नो डाउट।
नो प्लेस कैन मैच लद्दाख ब्यूटी। रोड्स क्वालिटी आप यहाँ पर भी देख लीजिए। पूरा लेह से लेके श्रीनगर तक का रोड बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। अब ये हम पहुँच गए संगम व्यू पॉइंट पे। संगम व्यू पॉइंट पे ज़ंस्कार रिवर और इंडस रिवर आके एक जगह मिलती हैं। यहाँ पे आप देखिए, ये जो ग्रीन वाटर जा रहा है, दिस इज़ ज़ंस्कार रिवर, और जो उधर से ब्लू वाटर आ रहा है दैट इज़ इंडस रिवर। ये संगम पॉइंट है। यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ भी होती हैं। अमेजिंग सैनिंग ब्यूटी है लद्दाख की। जहाँ जाएंगे एक डिफरेंट काइंड ऑफ लद्दाख आपको मिलेगा। ये है लद्दाख का मशहूर मैग्नेटिक हिल, जहाँ पे एक पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर अगर आप अपनी कार खड़ी कर देते हैं तो वो अपने आप हिल की तरफ चलने लगती है। हमने किया ऐसा, हमें इस तरह का महसूस तो नहीं हुआ, बट यस, एक बात जो थी कि यहाँ के ऊपर जब हम हिल्स पे चढ़ रहे थे और थर्ड गियर के ऊपर भी कार इतनी तेज़ स्पीड में चल रही थी जो जनरली पॉसिबल नहीं है जब आप हिल्स पे चल रहे हों, वो भी ऐसे स्टेप हिल हों। लेकिन हमने उस पर कार को चलाया और बहुत इजीली कार चलती रही, जबकि आपको कई बार इस तरह की जगहों के ऊपर गियर चेंज करने पड़ते हैं। स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी यहाँ पे हो रही थी। कैमरामैन यहाँ मौजूद रहते हैं, वहाँ पे काफ़ी अच्छे फ़ोटोज़ खींच देते हैं और वो उसको आपके मोबाइल में ही अपलोड कर देंगे, तो सब बहुत जल्दी हो जाता है। अगर आप चाहें तो बहुत अच्छे से फ़ोटोज़ यहाँ पे क्लिक करवा सकते हैं। भी हो गया नकली मैग्नेटिक। रुक जाओ। रास्ते में हमें वाइल्ड गोट का पूरा एक झुंड दिखाई दिया और मैंने फर्स्ट टाइम वाइल्ड गोट्स देखी ओपन स्पेस में। इसीलिए तो बचती हैं टाइगर उससे। ये है तो सामने, ये सामने दिख तो रही है भैया, ये देखो ये सामने। हम लोगों का मूड था कि बाहर जाएं और पास से देखें, बट फिर इसलिए नहीं गए कि ये इतना तेज़ भाग रही थी, लगा कहीं कोई वाइल्ड कैट इनके पीछे ना हो, और ये बिल्कुल वीरान इलाका था, इसलिए हम लोग कार से उतर के पीछे नहीं गए। और मैं ये सजेस्ट भी करूँगा कि अगर ऐसी सिचुएशन हो तो थोड़ा पेशेंस रखें, क्योंकि आप घूमने निकले हैं, कोई भी अनहोनी हो जाए तो आपकी पूरा सफ़र आपका ख़राब हो जाता है।
छोटूला पास से थोड़ा पहले हम लोगों को ये एक सेल्फ़ी पॉइंट मिला। वाइब्स तो आप लोगों को भी आ ही गई होंगी, इसीलिए हम लोग भी उतरे और हर जगह की तरह यहाँ पर भी एक डिफरेंट लैंडस्केप था, डिफरेंट कलर के माउंटेन्स थे। बहुत तेज़ हवा चल रही थी और इतनी ज़्यादा सर्दी थी कि कैमरा पकड़ना भी मुश्किल हो रहा था। इसलिए जल्दी जल्दी हम लोगों ने फ़ोटोग्राफी करी और वापस कार में बैठ गए। सामने जंगली आग। कोटला पास से अभी निकले हैं और नामी कला पास की तरफ जा रहे हैं। देखिए वाइल्ड याक। स्नोफॉल भी शुरू हो गया और बहुत मज़ा आ रहा था इस जगह के ऊपर। कारगिल सिटी को क्रॉस करके जो हम लोग द्रास की तरफ बढ़ रहे थे तो रास्ते में कारगिल वॉर मेमोरियल था और इस जगह को बिना विज़िट किए आगे बढ़ने का कोई मतलब ही नहीं था। तो हमने थॉरोली इस जगह को डिस्कवर किया, यहाँ पे आर्मी पर्सन से बात करी, एक मूवी देखी और बहुत ही प्राउड फील किया इस जगह के ऊपर आके कि कैसे इंडियन आर्मी बॉर्डर पे काम करती है। कारगिल वॉर के शहीदों की याद में इस मेमोरियल को बनाया गया है। टोलोलिंग हिल और कर्नल बत्रा टॉप इसी के बिल्कुल पास में है। इसी के बिल्कुल सामने कई रिजॉर्ट्स हैं जहां पे आप रुक सकते हैं और इस कारगिल वॉर मेमोरियल को विज़िट कर सकते हैं। अब ये जब हमने द्रास क्रॉस किया उसके फ़ौरन बाद जोजिला पास से पहले बहुत लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। तकरीबन 5 घंटे हम लोग ट्रैफिक जाम में फंसे रहे, लेकिन बिल्कुल भी बोर नहीं हुए क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी इससे ज़्यादा खूबसूरत ट्रैफिक जाम नहीं देखा था। तो हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया इस जगह को, बर्फ़ में वॉक करी, पानी पे गए और जो यहाँ की नदी थी वो नदी में पूरा बर्फ़ जम गया था। और जाहिर है कि जहाँ पर बर्फ़ नहीं दिख रही थी वहाँ इतनी सर्दी थी कि बाहर खड़ा होना मुश्किल था। तो इस जगह की तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि कितनी सर्दी रही होगी। हम लोग थोड़ी देर जाके एंजॉय करते थे, फिर जल्दी से आके कार में बैठते थे, ब्लोअर चलाते थे, फिर बॉडी वार्म करते थे, फिर बाहर निकलते थे, फिर एंजॉय करते। देखिए ये पानी में उतर गए, इतने ठंडे पानी में पैर रखना मैंने तो कहा भाई मैं नहीं कर सकता, आप ही करिए, मेरे बस की नहीं है। इसके बाद उस जगह पहुँचे जहाँ पे ड्राइविंग करना हर ड्राइवर का ख्वाब होता है, जोजिला पास। और जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि विजिबिलिटी ज़ीरो है, उस विजिबिलिटी में कार चलाई जा रही है। कई लोगों की कार स्टक हो गई, बट हमारी कार को कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई। हम लोग ने बहुत इजीली जोजिला पास को क्रॉस किया। ये थोड़ा सा इस जगह पे वीडियो बनाने की कंडीशंस दिख रही थी क्योंकि यहाँ रोड थोड़ी सी ठीक दिख रही थी। ये देखिए लोगों की कारें फंसी हुई हैं, बेचारे लोग परेशान हैं खड़े। यहाँ पे आपको उतर के किसी की मदद नहीं करनी है। आपका नंबर जब आप जोजिला पास में एंटर करते हैं तो वहाँ पे आर्मी पर्सन नोट करते हैं और गिवन टाइम में जो दूसरे एंड पे नहीं पहुँचता है उसको आर्मी के लोग आके रेस्क्यू करते हैं। अगर आप यहाँ पे अपनी गाड़ी रोक के खड़े हो जाएंगे तो धीरे धीरे यहाँ पे जाम लग जाएगा क्योंकि ये रोड इतना नैरो है कि इस नैरो रोड के ऊपर अगर लोगों ने उतर के मदद करना शुरू करी तो ये पूरा जाम लग जाएगा। तो बेटर ये है कि आप यहाँ से आगे निकलें और आगे निकल के आर्मी पर्सन को जाके बताएं ताकि वो इनका जल्दी से जल्दी रेस्क्यू कर लें। जोजिला पास की यादगार इमेजेस
जो हमने रास्ता क्रॉस किया ये उसकी इमेजेस हैं। आप देख सकते हैं कि रोड कंडीशन कितनी ख़राब है जोजिला पास की। सो यहाँ पे आपको बहुत ही स्लो ड्राइव करना होता है और बहुत केयरफुली भी ड्राइव करना होता है, क्योंकि आपको एक वक्त में एक साइड से ट्रैफिक छोड़ा जाता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि सामने से कोई रेस्क्यू कार या आर्मी का कॉन्वे आ रहा होता है और आप ये सोचते हैं कि बस एक ही साइड से ट्रैफिक चल रहा है। तो बहुत केयरफुली आपको ड्राइव करना होता है, कभी भी सामने से पुलिस की या आर्मी की कार आ सकती है। तो आप ये ना सोचें कि सिर्फ एक साइड का ही ट्रैफिक छोड़ा गया है और आप उसी के हिसाब से चलते रहें। जोजिला पास क्रॉस करते ही आप सोनमर्ग में पहुंच जाते हैं। बेसिकली जोजिला पास सोनमर्ग में ही है और सोनमर्ग से द्रास की डिस्टेंस 20-25 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है। तो हम लोग सोनमर्ग में रुके और थाजीवास ग्लेशियर की ट्रैकिंग करी। बहुत ही इजी ट्रैकिंग थी 4 किलोमीटर की, जिसमें बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने। नीचे हॉर्सेस भी अवेलेबल थे, बट वो काफ़ी ज़्यादा हाई चार्जेस कर रहे थे। 8000 रुपीज़ पर हॉर्स के वो हमसे चार्ज डिमांड कर रहे थे, जो हम 3 लोगों के लिए 24,000 रुपीज़ हो जाता। फाइनली हम लोगों ने डिसाइड ये किया कि हम वॉक करेंगे और हमने 4 किलोमीटर का वॉक करके थाजीवास ग्लेशियर को एनक्वायर किया। बहुत अच्छा ट्रिप रहा। हमने गाइड भी लिया। गाइड ने हमसे इनिशियल 5000 मांगे थे, जिसको हमने आखिर में 500 रुपीज़ में बार्गेन किया और वो हमारे साथ गया। हमें कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी गाइड की, क्योंकि स्पेशली रेडिसन ब्लू से जो है थाजीवास ग्लेशियर की ट्रैकिंग स्टार्ट होती है और आप किसी भी रास्ते से जाइए, वो हर रास्ता बेसिकली थाजीवास ग्लेशियर ही जा रहा है। तो बहुत इजी ट्रैकिंग थी। तो इस तरह से घूमते फिरते फिर हम लोग श्रीनगर पहुँचे। सोनमर्ग से श्रीनगर के बीच में कोई ऐसी बहुत इम्पोर्टेंट जगह नहीं थी कि जिसको मैं जिक्र करूं यहाँ पे। बस यहाँ से सोनमर्ग कंप्लीट करके हम लोग श्रीनगर गए और रोड कंडीशन हर जगह की तरह यहाँ भी बहुत अच्छी थी। बहुत कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बीच में हम लोगों ने कुछ जगहें जो हैं वो देखी थी। एक पार्क था सोनमर्ग से निकलते ही, बिल्कुल नदी के किनारे एक पार्क था। वहाँ पे पश्मीना शॉल और इन सब की शॉप भी थी। लोग दिखा भी रहे थे, सेल्समैन टहल रहे थे। बस यही सब करते हुए हम लोग श्रीनगर पहुँचे और पूरा लेह से लेके श्रीनगर तक का रास्ता बहुत अच्छा था। कहीं हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। कुछ एक जगह हैं जो हमने कवर करी बीच में, जैसे कि ये जो इमेजेस हैं, ये एक फ्लावर वैली थी जो लामा यूरू से पहले थी। ये बहुत ही अच्छी जगह थी। यहाँ पे जो हिल्स थे उनका शेप कुछ ऐसा था कि जहाँ से वो नीचे की तरफ आ रहे थे वहाँ पे एक पंजे का शेप बना था और उस हर पंजे से पानी के बूंदें टपक रही थीं, जिससे जगह तो बहुत ज़्यादा ठंडी थी ही, लेकिन बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर था इस जगह का। हम लोग यहाँ पे काफ़ी देर रुके थे और इस जगह को हम लोगों ने एंजॉय किया था। इसी तरह की कई जगहें हैं जो रास्ते में आपको पड़ेंगी और अपने अपने टेस्ट के हिसाब से आप उस जगह रुक भी सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं उस जगह को। इम्पॉर्टेंट जगहें तो मैंने तकरीबन सभी आपको दिखाई हैं जो लेह से श्रीनगर के रास्ते में आपको मिलेंगी। एट लास्ट मैसेज वही है कि कश्मीर जब जाएं तो बहुत बारगेन करें, क्योंकि प्राइसेस हर चीज़ के बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं। इवन शॉपिंग करते वक्त भी आप प्राइसेस को, बल्कि एक सजेशन है कि अगर कोई आपसे कहे कि ये चीज़ 100 रुपये की है तो आप उससे कहिए कि 40 में दोगे क्या, और अगर आप 25 कह सकें तो वो बेटर रहेगा। बिलीव मी, कश्मीर में कुछ ऐसा ही चलता है। हमसे गाइड ने 5000 रुपये मांगे थे और बाद में हमने उसे 500 रुपये में तय किया था। पॉसिबल नहीं है कि हर बार ऐसा हो पाए, क्योंकि हम लोग फैमिली के साथ नहीं थे। तो इसका एक फ़ायदा ये हुआ कि गाइड ये देख रहे थे कि ये अकेले भी जा सकते हैं, दे कैन मैनेज, तो इसलिए वो तैयार हो गए। लेकिन फिर भी थोड़ा बार्गेन तो बनता ही है। रेस्ट लोकलाइट्स को अपने प्रोग्राम के साथ जोड़ने से मज़ा तो आता ही है, आपको कुछ लोकल स्टोरीज सुनने को मिलती हैं।
तो उनको आप सुन सकते हैं। बीच में कारगिल भी हम लोग गए थे, अच्छी जगह थी, बहुत खूबसूरत जगह थी। वहाँ पे हम लोगों ने एक ब्रिज भी देखा था, जिस ब्रिज के एक तरफ इंडिया था और एक तरफ पाकिस्तान था। ये सारी चीज़ें आपको लेह से श्रीनगर के रास्ते में मिलेंगी और पूरे रास्ते में आप कहीं पर भी बोर नहीं होंगे। जिस जगह आप चाहें वहाँ पे रुकने के चीज़ें सब मौजूद हैं, आप आराम से कहीं भी रुक सकते हैं। ओके, बाय बाय।